देखिए अब हम लोग अल्फा डीके पहले लेके चलते हैं एग्जांपल। वैसे तो अल्फा डीके बीटा डीके जो है जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, पर न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो लिखेगा फॉर गिवन रिएक्शन होगा वो अल्फा डीके। आप नहीं बोलोगे सर अल्फा डीके नहीं है सिलेबस में, न्यूक्लियर रिएक्शन तो है। ठीक है, तो हम अल्फा डीके बीटा प्लस बीटा माइनस डीके सबको लेके आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन हम बता दिए, उसका बेस समझा दिए। ठीक है, तो अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा डीके में क्या होता है? एक्स मान लेते हैं जेड ए है, और आपको पता है वाई जेड माइनस टू ए माइनस फोर प्लस हीलियम। ठीक है, ये बना, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हुआ अल्फा डीके में। क्लियर है? तो यहां देखिए, ये प्लस ये इक्वल टू ये, जो भी हम लोग देखे थे, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z3 या जो भी है। ठीक है, तो हम वो वाला फॉर्मूला जो क्यू वैल्यू वाला एटॉमिक मास के टर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो यहां लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्यू वैल्यू लिखेंगे, क्या बताओ? एटॉमिक मास दीज आर एटॉमिक। क्लियर है? डायरेक्ट लिख देंगे क्यू वैल्यू। ओके, ठीक है, एटॉमिक मासेस क्यू वैल्यू आ गया। और ये क्यू वैल्यू क्या होगा? हम लोग ये तो निकला यहां से, ये इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस का ये भी होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही है। ठीक है, ये भी होता है। तो जनरली क्या होता है, ऐसा दिया रहेगा, जो एक्स है ये रेस्ट पे था और ये अल्फा टिके किया, इधर वाई निकला और इधर अल्फा पार्टिकल निकला, ऐसा देगा जनरली, ऐसा देगा। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तो क्या हो गया? जीरो, मतलब बॉम्ब एक्सप्लोड करने टाइप का हो। न्यूक्लियस एट रेस्ट एग्जिबिट अल्फा डीके, मतलब इसको वर्ड में बोल सकते हैं न्यूक्लियस एट रेस्ट एग्जिबिट अल्फा डीके। तो ये कहानी होगा। क्लियर है? तो बताओ सारा क्यू वैल्यू कहां चला जाएगा? रिएक्टेंट खत्म हो गया, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगा, होगा। क्यू वैल्यू आप कहां से कैलकुलेट हो गया? कैलकुलेटेड यूजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस को यूज करके हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, जहां बताए थे लास्ट क्लास में 1U इंटू सी स्क्वायर किसके बराबर लिखेंगे? 0.5 या 931 में, इसको यूज करेंगे, क्योंकि सारा एटॉमिक मास तो यू में होगा। 1U इंटू सी स्क्वायर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काम आ जाएगा। खैर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, क्यू वैल्यू हो गया। ठीक है, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं कि दोनों का मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि रेस से दोनों का मोमेंटम सेम होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा किस रेशियो में होगा? पी स्क्वायर बाय 2m होता है, तो मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ वाई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या होगा? मास ऑफ अल्फा 4, ऑलमोस्ट क्या लिखेंगे बताओ? मासेस किस नंबर में, किस रेशियो में? मास नंबर के रेशियो में होता है अप्रोक्सीमेटली
और इसका मास नंबर A-4, या हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y, A-4/A4। ठीक है, तो बताओ रेशियो आपको मिल गया और दोनों का सम मिल गया Q वैल्यू, तो यहां से बहुत कॉमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल? क्या होगा? रेशियो आपको पता है, सम पता है, तो क्या लिखेंगे? A-4/4 प्लस A-4 इंटू Q, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, that is equal to A-4/A times Q of alpha decay। डायरेक्ट Q निकालो और पुट करो। क्लियर है? अल्फा डीके समझ में आया? ठीक है, अब देखो, कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्रोडक्ट बना, जनरली मेनी टाइम्स यही होता है, मेनी टाइम्स यही होता है, स्टेबल प्रोडक्ट एक बार में नहीं बनता है। ठीक है, मेनी टाइम्स क्या होता है, एक्स जो है वाई में बना, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, इसमें एस्ट्रिक डाल दिए। अब एस्ट्रिक का क्या मतलब है बता दो। ये जो है एस्ट्रिक का मतलब हुआ, ये एक्साइटेड न्यूक्लियाई है, एक्साइटेड न्यूक्लियाई है। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो भी एक एनर्जी लेवल में रहते हैं। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, इसमें A-4 न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, ये हम लिखे हैं, कोई एस्ट्रिक नहीं दिया, मतलब सब ग्राउंड स्टेट में, लेकिन एस्ट्रिक है, इसका मतलब वो सब एक्साइटेड स्टेट में। तो वो एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो फर्दर जो है ऐसा कर सकता है, बिल्कुल करता ही है। ये जो है स्टेबल बना, मतलब ग्राउंड स्टेट में आ गया, ये एक्साइटेड से कहां आ गया? ग्राउंड स्टेट आ गया, और इतना में वो गामा रे फोटोन एमिट कर देगा। जो एनर्जी का डिफरेंस है, यही बोलता है गामा डीके। अल्फा डीके के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है जनरली एक्साइटेड होता है, तो उसको डी एक्साइट होना पड़ता है, तो गामा रे फोटोन एमिट होगा। ठीक है, गामा फोटोन बहुत हाई एनर्जेटिक होता है, ये बहुत हाई एनर्जेटिक जेटिक होता है, बहुत लो इसका वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, हाईली पेनिट्रेटिंग होता है गामा रे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला जो है, जो बोले थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जरूर देख लेना। ठीक है, तो सबका प्रॉपर्टी वो एनसीईआरटी में भी है और आता ही है। तो हाईली एनर्जेटिक है, मान लेते हैं उसका है x0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एमिट हुआ, डी एक्साइट हुआ, मान लेते हैं x0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बताओ, ये ये जो Q वैल्यू लिख रहे हैं, Q, ये Q किसके बराबर हुआ? Q हम बार दे देते हैं, Q बार देते हैं, क्योंकि अब Q नहीं मिलेगा। जो यहां Q निकाले थे, ध्यान दो, ये जो Q निकाले थे ग्राउंड स्टेट मान के, अब नहीं है, इसमें इतना एनर्जी कम मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उतना एनर्जी इसके पास है। तो ये जो Q बार किसके इक्वल होगा बताओ? जो Q जो कैलकुलेट किए थे, उसमें क्या कर देंगे? x0 को घटा देंगे। समझ में आ रहा है क्यों ये लिखे? क्योंकि आपके पास एस्ट्रिक बना है, एक्साइटेड है, तो इसके पास उतना एनर्जी है। तो इस Q का एक पार्ट, ये जो Q निकला था, उसका एक पार्ट इसके पास है, तो बचा पार्ट ही होगा ना ये।
तो ये होगा क्यू बार। एक्स नॉट है, एक्स नॉट है, हाँ इसके अंदर जो है एक्स नॉट, इसके अंदर जो है, तो क्यू बार मिला। ठीक है, और इस केस में बताओ जब क्यू बार मिल गया तो फिर से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या लिखेंगे? जो हम ये फॉर्मूला लिख रहे थे A-4/A क्यू अल्फा लिख रहे थे, तो क्या लिखना चाहिए? क्यू बार अल्फा फॉर गिवन केस। इस केस के लिए अगर एक्साइटेड है तो क्यू बार मिलना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि यहां पे वही उतना ही एनर्जी मिल रहा है, वही एनर्जी शेयर होगा। ठीक है ना? डन? ओके।